आपने फ्रॉड बोला, मिस रिप्रेजेंटेशन बोला, इस पे मैं केस दिखा मतलब आपको फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ। बस 1 सेकंड मेरे को नोट्स खोल लेने दीजिए। अगर कोई स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहते हैं, आप उनको प्लीज एडमिशन। अच्छा, एक्चुअली होता ही है ना कि एक साथ नहीं करते तो फिर उधर मैं ध्यान ही नहीं दे पाता। हाँ, एडमिट हो गए। देखिए मैं नोट्स में शेयर कर रहा हूँ, आप यहाँ पे देखना कि जो हमने वो टॉपिक फ्रॉड वो वाले ही है, उस पे फ्रॉड पे तो बहुत अच्छे अच्छे केस है। मतलब कम से कम फ्रॉड पे अगर आप जितने केसेस देखेंगे उतने कम है। लाइक फ्रॉड बहुत ही आपका मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उस पे तो बहुत सारे केसेस है। 1 सेकंड आप रुक जाना बस। ये वाला नोट्स आप सबके साथ मैंने शेयर कर दिया था बहुत पहले ही, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में ही। फ्रॉड वाले टॉपिक पे 1 सेकंड मेरे को आने दीजिए। सर जो बहुत पहले जो शेयर हुआ रहता है ना, वो भूल भी जाते हैं जल्दी। बिल्कुल बिल्कुल भूल जाते हैं सर, बिल्कुल कॉमन सी बात है सर, वो तो कोई भी भूल जाएगा। और एक चीज जैसे मैंने आपको बताया ना कि आंसर राइटिंग एक आर्ट है। आप कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के जो केसेस देखे हैं, अनसाउंड को लेकर के जो देखे हैं केसेस लिखे हैं, माइनॉरिटी को लेकर जो लिखे हैं, ये किसी भी सिचुएशन में आप ऐसा मतलब किसी भी मतलब टॉपिक में ऐसी सिचुएशन क्रिएट करके आप लिख सकते हैं। जैसे अगर आप लिखा कि वो तब लिख सकते हैं जब उसने अभी एग्जांपल पूछा है, तो अपने एग्जांपल बना सकते नहीं हैं। नहीं जो सर अगर वही उसने मैंने डिसाइडेड केस पूछ लिया तो हमारे एग्जांपल वो कहेगा कि ज्यादा छानापन, मान लो किसी टेढ़े उसके एग्जामिनर पे फंस गए, ये तो बेवकूफ समझ रहा है कि मान लो मैं बता मोर रहा हूँ। रिव्यू वाले केस में हम अपना ही कुछ एग्जांपल बना के लिखे हैं, वो पूछ रहा है कि नहीं नहीं डिसाइडेड वो केस कैसे लिखना है मैं तो बता रहा हूँ पहले। वो कैसे लिखना है मैं बता रहा हूँ। मैं बस 1 सेकंड जो आपने पूछा वो मैं करा के फिर कैसे लिखना है वो मैं बता रहा हूँ। जैसे देखिए कैपेसिटी वाला कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है या माइनर वाला टॉपिक चल रहा है, और यहाँ पे मोहरी बीवी से धर्मोदास था। ठीक, और भी इस पे मतलब नो लाइबिलिटी इन कॉन्ट्रैक्ट और टोटलाइजिंग आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे 2 केसेस है, 3 केसेस फिलहाल इसको छोड़िए, लेकिन आप ध्यान रखे रहिएगा इन सब कैसे भी किसी केस को हमें किसी टॉपिक में लिखना रहता है। अभी मैं बता रहा हूँ, पहले आप वाला टॉपिक पढ़ा दें एक बार फिर देखिए कोअर्शन, जैसे कि कोअर्शन जो टॉपिक था, इस पे चिकम अमीराजू एंड एक केस और इस पे होगा, और अंडो इन्फ्लुएंस पे लक्ष्मी अम्मा वर्सेज टी नारायणा, एंड फ्रॉड पे यहाँ पे डेरी वर्सेज पीक का केस था। ओके, डेरी वर्सेज पीक एक ऐसा केस था, मैंने आप सबसे भी नाम भी लिया था इस केस का। इसमें बताया गया था कि हम किसको कब फॉल्स मानेंगे। लाइक फॉल्स चीज को ही इसमें एक्सप्लेन किया गया था कि लाइक ऐसे ऐसे सिचुएशन है तो हम उसको फॉल्स मानते हैं। लाइक जब हम कोई चीज जानते हैं, नोइंगली करते हैं, विदाउट बिलीव इन ट्रूथ, लाइक ये चीज ट्रूथ नहीं है फिर भी उसमें हम वर्क करते हैं, रेकलेसली एंड केयरलेस तरीके से अगर हम वर्क करते हैं तो ऐसी चीजों को फ्रॉड माना जाता है। ये तो आपने इसके कोर पॉइंट समझ लिए, बाकी आपने इसे अपने हिसाब से एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन कर दिए और बता दिए कि इंग्लिश मतलब ये डेरी वर्सेस इंग्लिश लॉ का केस है, और इसमें जो वहाँ के हाउस ऑफ लॉर्ड थे, इन तीनों चीज को ग्राउंड्स मान करके ऐसे जो भी केसेस आते हैं उन्हें फ्रॉड की कैटेगरी में रखते हैं। जो इसमें जस्टिस थे वो हेनरी पिक थे, वो भी मेंशन है। जजमेंट एक तरीके से ही हो गया। और भी थे लेकिन इसमें एक लीडिंग केस मैंने लिखा है, और बहुत सर सारे बट इसमें तो जो है क्वेश्चन में तो एजेंट पे पूछा है, एजेंट नहीं नहीं, अरे आप समझे नहीं, एजेंट पे पूछा है लेकिन हेडिंग आपकी है ना। अगर एजेंट यही चीज देखिए, यही तो मैं कह रहा हूँ आप सबको बनाना है लिखना है, क्योंकि पूरी राइटिंग आपकी आर्ट होती है। एग्जांपल आप लीजिए, ऑनर है, जैसे प्रिंसिपल है, एजेंट है। प्रिंसिपल ने कोई चीज नोइंगली छिपा लिया, ओके, या कोई चीज जानना है कि सही नहीं है फिर भी उससे झूठ मतलब बोल दिया नहीं नहीं ये सही है। इसमें पॉइंट आप देखिए ना, ये जो पॉइंट है नोइंगली किसी चीज को छिपाना,
विदाउट बिलीव इन ट्रूथ, लाइक आप जानो कि चीज सही नहीं फिर भी आप करो नहीं ये वर्क करो ये सही है मैं तुम्हें इतना प्रॉफिट दूंगा। यार अब एजेंट जो है केयरलेस तरीके से रैकलेस तरीके से वर्क कर रहा है या झूठ बोल रहा है, यार एजेंट तीनों में से कोई काम कर रहा है वो भी तो फ्रॉड है ना। फ्रॉड जो टॉपिक है जो इसमें पॉइंट्स दिए गए नहीं, हैं वो ये वो समझ गए सर, दैट इज अंडरस्टूड कि उसकी डेफिनेशन क्या है, बट उसमें तो एजेंट से रिलेटेड कोई जो स्पेसिफिक कोई बड़ा केस हुआ होगा वही साइट करना पड़ेगा ना। अभी हम एक जनरल फ्रॉड वाले उससे कोरिलेट तो नहीं कर पाएंगे। आप समझ नहीं पा रहे मैं क्या कह रहा हूँ। देखिए दो चीज होती है ना, मान लीजिए कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है जहां पे, ठीक है, तो वहां पे आप ये लिखेंगे हर एक टॉपिक पे हर एक चीज पे केस पढ़ना इम्पॉसिबल है, लर्न करना आपके लिए संभव नहीं है। बट जो कुछ लीडिंग केस, मैंने क्या बोला कि आप लीडिंग केसेस पे ध्यान दो, मतलब ऐसे आप देखोगे केस तो आपको हर एक टॉपिक पे हर एक वर्ड पे केस है। ओके, इवन देन अब जैसे कि उधर वाले जो टॉपिक है उधर वाले टॉपिक पे केस कैजुअली नहीं यूज किया जाता, तो अगर आप कुछ भी नाम बना के लिखते हो तो एग्जामिनर एक तरीके से आपका चेक भी नहीं करता कि इसने सही लिखा है कि नहीं लिखा है, इवन देन उसकी वैल्यू भी नहीं रहती। बट डेरी वर्सेज पीक आप डालते हो इसी की जैसे और 4-5 फ्रॉड पे बड़े लीडिंग केस है, इनको आप लिखते हो तो लगता है हाँ ये रियल केस है। हमेशा सब्सटेंशियल चीजें एंड जो केस बाई मतलब बड़े कोर्ट के थ्रू किसी सब्सटेंशियल पॉइंट में डिसाइड किया गया उसे लिखने की कोशिश किया करिए। आप ऐसे समझिए प्रियम्बल को लेकर के लाखों केस आए होंगे, लेकिन अगर आप उस वाले क्वेश्चन में केशवानंद बेरुबैरी वाला केस आपने नहीं लिखा तो बेकार है सब कुछ, या बेसिक स्ट्रक्चर को लेके केशवानंद नहीं लिखा तो सब बेकार है। तो हमेशा में लीडिंग पे फोकस किया जाता है, ये तो आपको लिखना ही लिखना है, इसी से कोरिलेट करिए। और उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि नहीं और भी जैसे अगर एक दो अगर आपको आ रहा है स्पेसिफिक तब तो लिख रहे हैं वो ठीक है, बट आपकी प्रायोरिटी हमेशा लीडिंग केस की रहेगी, क्योंकि लीडिंग केस कोई जैसे कि मैंने अब एक जैसे मैं ही टीचर एक जैसे एग्जाम्पल हो गया ठीक, या और भी कोई हो गया, तो वो पहले हर एक केस को नहीं पढ़ा है लाइफ में, हर एक केस को नहीं देखने जा रहा है, वो ये देखेगा कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो हमारे केसेस होते हैं या जो फेमस केसेस होते हैं वो है या नहीं। और दूसरी चीज, और जिस हिसाब से आप सब जैसे कि एक टॉपिक पे मैं केस चलो कर लिया 3 एक्ट हैं ठीक है, आपको क्या लग रहा है कि तीनों एक्ट में अगर एक एक टॉपिक पे ऐसे ऐसे केसेस 2 3 4 हम केसेस करके चलते रहेंगे पॉसिबल है सिलेबस खत्म होना? या हफ्ते में एक क्लास आपकी आती है, आप 3 महीने के हिसाब से ज्वाइन जोड़ो कितनी क्लास आ रही है, और इवन देन किस दिन वहां से बोल दिया जाए कि नहीं आपको सिर्फ 2 लेक्चर आगे और मिलेगा आप कंप्लीट करो, तो क्या होगा उस चीज में? तो कम से कम पहले हमारे पास थ्योरेटिकल नॉलेज तो हो ना, केस तो हम कहीं से कैसे भी उठा सकते हैं, कैसे भी लिख सकते हैं, बना सकते हैं। ओके, और फिर भी स्पेसिफिक जिस भी पे भी अगर आप बोलेंगे क्वेश्चन, वो मैंने बोला है बता ही दिया है, लेकिन जो क्वालिटी एजुकेशन की जैसे आप कह रहे हैं कि एक चीज को लिखना वो 6 महीने में कंप्लीट होती है, जिसपे हर डे 1 घंटे क्लास चलता है, जैसे यूनिवर्सिटी में चलता है कि 6 महीने लाइक जुलाई टू दिसंबर एंड जनवरी टू जून। ओके, और उस पर रेगुलर आपकी क्लास वीकली वीक पे पर डे आपकी क्लास चलती है, देन वहां पर वो सारी चीजें हो पाती है। आप हफ्ते में कोई लेक्चर 1 घंटे के लिए मिल रहा है तो आप मान चलो अगर 3 महीने भी अगर आप पढ़ रहे हो तो आपका 4 दूना 8 12, आप मुश्किल से 13-14 लेक्चर रख लो, 13-14 में आप हर एक टॉपिक को हर एक उस चीज को रख के कभी नहीं कंप्लीट कर सकते। 3 तो इसमें हमें लॉ पढ़ना है, तो हर चीज को देखना पड़ता है ना, स्पेसिफिक एक चीज पे फोकस करोगे तो दूसरा छूट जाएगा, दूसरे फोकस करोगे तीसरा छूट पाएगा। तो हम क्यों और इतना फास्ट या हर चीजों को लगता है कि नहीं सारी चीजें हो जाए कुछ छूटे भी ना। हेलो हेलो यस सर। हाँ अब बताइए, आप इसके अलावा आप जो कहिए बता दें। सर आप जो भी लीडिंग केस होंगे वो सेक्शन वाइज लिख के एक बार व्हाट्सएप कर देना, बाकी आप पार्टनरशिप स्टार्ट करो आप। जो लीडिंग केसेस सर देखिए ऐसा होता है ना कि जैसे अगर मैं आप जैसे आपने बोला कि आप मेरे को ऐसे लिख करके भेज देना ना, तो Yes. वो तो एक तरीके से वो हो गया ना कि कोई मतलब नहीं निकलेगा कि जैसे कि मैंने चलिए नोट्स बनाया उसको दे दिया, वो तो आप कोई भी बुक उठाएंगे तो सेम वही चीज मिल जाएगा। जैसे अगर आप कॉन्ट्रैक्ट की अवतार सिंह की पन्नाज पे या कोई भी आप बुक उठाएंगे तो बुक में ही मिल जाएगा, ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ, क्योंकि अगर कोई चीज दे रहा हूँ तो जो हम लोग के साइड से ये रहता है देने का मतलब वो डिस्कस हो, अदरवाइज अगर देने का मतलब वो डिस्कस नहीं हुआ तो आप कहीं पे भी कुछ भी देखेंगे, मतलब कोई भी बुक उठाओगे आप गूगल पे एक बार टाइप करोगे केस ऑन दिस सेक्शन केस ऑन दिस टॉपिक तो कम से कम 10 केस 20 केस आ जाएगा।
उसमें तो कोई लॉजिक ही नहीं है। फिर भी आप बोलेंगे तो मैं लिंक आपको पूरा, मैं लिंक ही एक भेज दूंगा, ऐसा लिंक रहेगा उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा, अगर आप लोग इसमें सेटिस्फाइड है तो। मतलब अगर सिर्फ आप कह रहे हैं ना कि कंटेंट हमें मिल जाए, तो बहुत सारे ऐसे पूरे नोट्स के, बहुत सारी यूनिवर्सिटी अपने अपने नोट्स ऐसे ऐसे मतलब लिखे हैं, पूरा डिटेल में है, और वो मैं लिंक एक बार आपके क्लिक करके कॉपी करके आपके व्हाट्सएप भेज दूंगा, आप लोग देख लेना, और उसमें जो कहेंगे इस पे हम डिस्कस कर लेंगे, अगर सिर्फ कंटेंट वाली बात है तो। लेकिन उसका कोई मतलब नहीं निकलता ना कि कंटेंट तो आप बुक खरीदे होंगे, उसमें भी लिखा होगा, या आप खुद ही, आप सब मतलब इतने एजुकेटेड हैं कि कुछ भी टाइप करेंगे, किसी भी चीज पे टाइप करेंगे तो इमीडिएट खुद ही शो हो जाएगा गूगल पे, तो इतना हाई टेक्नोलॉजी हो गई है। तो फिलहाल हम पार्टनरशिप स्टार्ट करते हैं। आप सब इससे बेटर ये कर लीजिएगा कि अभी जिस आप प्रीवियस ईयर का पेपर लेना, जिस भी टॉपिक पे आपके केसेस आए हैं वो क्वेश्चन व्हाट्सएप पे टाइप कर देना। नेक्स्ट क्लास में हम मतलब कि थोड़ा सा फास्ट तरीके से 1-2 क्लास और लेकर के कॉन्ट्रैक्ट पे फास्ट तरीके से उन क्वेश्चन को विद 2 और 3 केस लॉ हम डिस्कस कर लेंगे। इससे क्या रहेगा ना कि क्वालिटेटिव स्टडी हो जाएगी। अब सिर्फ मैं आपको नोट्स कॉल आउट भेज दूं तो कोई मतलब नहीं निकलता ना, तो बेवकूफ बनाना हो गया। नोट्स का लिंक कॉपी पेस्ट करके भेज दो, उससे कोई लॉजिक नहीं निकलता ना। तो जिस पे लॉन्ग क्वेश्चन आया होगा आप चाहे उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, चाहे आप टॉपिक टाइप कर देना। स्क्रीनशॉट और इजी आपके लिए रहेगा, सिर्फ स्क्रीनशॉट लेकर के वो ग्रुप पे या सिर्फ मेरे नंबर पे आप भेज देना, वो क्वेश्चन ही हम डिस्कस कर लेंगे विद केस लॉ। इससे आपके लिए भी इजी रहेगा और टाइम भी कम लगेगा, ठीक है। बल्कि एक एक सेक्शन पे देखना पॉसिबल नहीं, बट हाँ जो 4-5-6 ऐसे क्वेश्चन आए होंगे उस पे हो जाएगा, टाइम भी कम लगेगा और चीजें कवर भी हो जाएंगी, ठीक है। सर ये अगले 2 टॉपिक्स के लिए बेयर एक्ट के नाम बता दीजिए। कौन से? पार्टनरशिप वाला और सेल्स एंड गुड में कौन सा लेना है? देखिए पार्टनरशिप में आप डायरेक्ट आप यूज करेंगे, जो डायरेक्ट आप लिखेंगे ऐसे द पार्टनरशिप एक्ट 1932, ओके। और बुक की अगर मैं बात करूं तो बुक आप सिलेबस में देखेंगे, एक सेकंड में आपको बता दे रहा हूं, जो आपके यूनिवर्सिटी से मेरे को सिलेबस मिला हुआ है उसमें नीचे 4-5 बुक की नाम दिए गए हैं, ओके। उन्हीं में से आप शॉप पे जाना, देख लेना किसकी मतलब लैंग्वेज आपके लिए इजी है, क्योंकि बहुत सारे समय मतलब ऐसा होता है कि पर्सन टू पर्सन चीजें वेरी करती हैं। अगर आपकी किसी इंडिविजुअल मतलब राइटर की लैंग्वेज इजी लग रही है तो आप उस राइटर को प्रीफर करिएगा ना। तो आपकी जो वो होंगे सिलेबस वाला होगा, मैं बता दे रहा हूँ, एक सेकंड आप दीजिए मेरे को। उसमें दिया था, मैंने देखा था कि बुक के राइटर का भी नाम, तो वहां से आप वो ले लेंगे तो बेटर रहेगा। एक सेकंड आप दीजिए, मैं बता दे रहा हूँ। सर आप करेंगे इस टॉपिक? एक सेकंड में बता रहा हूँ ना। देखिए यहाँ पे पार्टनरशिप इन सब चीजों के लिए एक बुक है आपकी मोइट्रा और एसी डॉक्टर, आप लिख लेना। ये आपका देखेंगे उस पे सिलेबस वाले में देखेंगे तो 6 नंबर पे है, 6 नहीं 5th नंबर पे है। एक है नारायणा पीएस का और एक है अवतार। अवतार सिंह वैसे लोग ज्यादा प्रीफर करते हैं, और इसके अलावा अवतार सिंह के अलावा डॉक्टर एसी का है, वो भी ठीक है, लेकिन अवतार सिंह का ही लेना, ये ज्यादा बेटर है। 3 में से आप कोई भी ले लेना, बट अवतार सिंह ज्यादा बेटर है। अब देखिए पार्टनरशिप पढ़ेंगे तो पार्टनरशिप पे है लीडिंग और बड़े अच्छे अच्छे केसेस, जैसे कि हमने उस वाले में देखा था। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे जो पार्टनरशिप में कह रहा है ना, पार्टनरशिप में क्या क्या कह रहा है वो सिलेबस आप देख कॉन्ट्रैक्ट, हाँ ठीक है। पार्टनरशिप में कह रहा है कि पार्टनरशिप, डिफरेंस बिटवीन अ पार्टनरशिप एंड कंपनी एंड म्यूचुअल रिलेशन ऑफ पार्टनरशिप एंड अथॉरिटी ऑफ पार्टनरशिप, मतलब कुछ लिमिटेड टॉपिक है, हमें सिर्फ वही पढ़ना है, ठीक है। तो एक बार हम पढ़ते हैं लाइक व्हाट इज पार्टनरशिप, ओके, एंड व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड कंपनी। एक क्वेश्चन मतलब इस पे आएगा एज इट इज, मतलब इसी फॉर्म में आएगा, तो हम उस फॉर्म में देखते हैं तो आपके लिए और बेटर और इजी रहेगा। तो पहले हम पार्टनरशिप समझते हैं कि पार्टनरशिप क्या है, फिर उस क्वेश्चन के फॉर्म में हम आंसर देखते हैं। व्हाट इज पार्टनरशिप? एनीवन टेल? A company run by 2 or the more person. By the 2 or the more person. Okay, तो a company is run by 2 or more person. कंपनी भी तो वही हुआ, लाइक
कंपनी की अगर मैं पूछूं, इसमें डिफरेंशिएशन बताना पड़ता है कि कंपनी पार्टनरशिप एक दूसरे से अलग कैसे है। तो कंपनी में भी तो वही चीज होता है, 2 पर्सन के थ्रू रन किया जा सकता है एंड फॉर द बिजनेस पर्पज। सर जब दो या दो से ज्यादा पर्सन म्यूचुअल कंसर्न से किसी बिजनेस को रन कर रहे हो तो वो पार्टनरशिप कहलाएगा। एंड फिर उसमें और कंपनी भी तो ऐसे होता है ना, कंपनी भी तो लाइक म्यूचुअल कंसेंट से 2 या 2 से ज्यादा पर्सन रन कर सकते हैं, तो वो भी तो पार्टनरशिप मतलब कंपनी जैसा नेचर है। सर उसमें शेयर्स होते हैं पर्सन के सर, शेयर्स। डिफिनेशन में तो कंपनी सर आती है ना। अगर 2 कंपनी मिलकर पार्टनरशिप करती है तब भी पर्सन के डिफिनेशन में तो ऑलरेडी कंपनी आ गई सर। कंपनी और पार्टनरशिप में ये फर्क है। कंपनी एमसीए में रजिस्टर्ड करानी पड़ती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में, और पार्टनरशिप जो है सिंपल जो पार्टनरशिप डीड बना के नोटराइज करके उससे वो पार्टनरशिप हो सकती है। फॉर्मेशन में जो है उनका डिफरेंस है। ठीक है, तो देखिए मैं कुछ इसके एसेंशियल एलिमेंट पार्टनरशिप बताता हूँ, फिर इसके कुछ एसेंशियल एलिमेंट बताता हूँ। इससे क्या रहेगा ना कि आप समझ जाएंगे एग्जैक्टली पार्टनरशिप के मतलब किसी भी टॉपिक के एसेंशियल एलिमेंट्स एग्जैक्टली हम समझते हैं कि हाँ ये चीज कंपनी है या ये चीज पार्टनरशिप है। ठीक, तो पहले पार्टनरशिप देखते हैं क्या है। सो अ पार्टनरशिप इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वेयर 2 or more इंडिविजुअल एग्री टू शेयर द प्रॉफिट और लॉसेस। जो इसमें ये है, देखिए 2 या 2 से अधिक पर्सन सभी जगह है, बिजनेस सभी जगह है, ओके। बट जहां पे वो 2 या 2 से अधिक पर्सन एग्री होते हैं टू शेयर अ प्रॉफिट और लॉसेस, लाइक प्रॉफिट भी हो रहा है वो भी शेयर करेंगे आपस में, लॉसेस हो रहा है वो भी शेयर करेंगे, ओके। ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब कि या तो पार्टनरशिप सबके द्वारा रन किया जा रहा है या एक के थ्रू रन किया जा रहा है, बट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सबके ऊपर आ रही है। तो ऐसी चीजों को हम पार्टनरशिप बोलते हैं। तो एक सेकंड रुके रहिए, मैं आपको ये नोट्स के फॉर्म में शो करूंगा तो और अच्छे से क्लियर रहेगा। और वो मैं क्लास कवर होने के बाद मैं सेंड भी कर दूंगा आप सबको। दिस इज विजिबल, दिख रहा है ना। पार्टनरशिप यहाँ पे क्या हुआ कि अ पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस, एक बिजनेस है लाइक एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे 2 या 2 से अधिक इंडिविजुअल्स एग्री होते हैं शेयर करने के लिए, प्रॉफिट एंड लॉस दोनों शेयर करने के लिए एग्री होते हैं और बिजनेस को कैरी ऑन करते हैं, लाइक चालू करते हैं। और वहां पे ऐसे समझिए कि अगर एक पर्सन, अगर सारे पर्सन अगर वर्क कर रहे हैं उस बिजनेस में तो सारे की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही है, ठीक। लेकिन मान लेते हैं 5 पर्सन उस बिजनेस को रन कर रहे थे, ठीक। 4 पर्सन एक तरीके से साइलेंट है, मतलब बहुत ज्यादा डीलिंग नहीं कर रहे, बट एक ही पर्सन सबके लिए वर्क कर रहा है। अब एक पर्सन ने कोई गलत किया तो वो सारे पर्सन लायबल होंगे। मतलब यहाँ पे कह रहा है कैरीड ऑन बाई ऑल, मतलब यहाँ तो सबके थ्रू कैरी किया जा रहा है, लाइक रन किया जा रहा है, और एनी वन ऑफ देम, मतलब कि सबके बिहाफ पे एक के थ्रू भी अगर वर्क किया जा रहा था या कंपनी को कैरी किया जा रहा था तो भी वहां पे जो भी प्रॉफिट होगा या जो भी लॉस होगा वो इक्वली डिवाइड होगा, ओके। और पार्टनरशिप हमारा गवर्न होता है पार्टनरशिप एक्ट 1932 के थ्रू, ये तो आपको क्लियर है, ठीक। तो पहले डेफिनेशन क्लियर हो गया। दिस इज एन ऑर्गेनाइजेशन, पहला बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो गया। दूसरा एक तरीके से आप कह सकते हैं कि यहाँ पे 2 या 2 से अधिक पर्सन म्यूचुअली एग्री होते हैं टू शेयर प्रॉफिट और लॉस। और यहाँ पे जो बिजनेस रन किया जाता है वो सबके, मतलब जितने पार्टनर्स होते हैं वो सबके थ्रू रन किया जा सकता है या उनके बिहाफ पे किसी एक पार्टनर के थ्रू भी रन किया जा सकता है। बट ये ध्यान में रखना है सब अगर इन्वॉल्व है तब भी, और एक अगर रन कर रहा है तो उस सिचुएशन में भी जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा उसका डिस्ट्रीब्यूशन सबके बीच होगा। एंड दैट पार्टनरशिप इज गवर्न बाय द पार्टनरशिप एक्ट 1932। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। ओके,
एंड इसके बाद जो इसकी मेन डेफिनेशन दी गई वो सेक्शन 4 में दी गई है। मतलब एक तो हम कैजुअल डेफिनेशन लिखते हैं, जैसे कि जो मैंने बताया कि राइटिंग में अगर आप इंप्रेसिव लिखना चाहते हैं तो पहले आप कैजुअल डेफिनेशन बताएंगे, फिर जो एग्जैक्ट सेक्शन वाइज कहीं पे क्वेश्चन लिखा है आप उसको बताएंगे। तो इसकी जो स्पेसिफिक डेफिनेशन दी गई है पार्टनरशिप एक्ट के सेक्शन 4 में दिया गया है। अब वहां पे क्या कह रहा है कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन टू पर्सन, सॉरी रिलेशन बिटवीन अ पर्सन मतलब कि वेयर इज मोर टू और मोर देन टू पर्सन, ओके, क्योंकि एस लग गया, सो एस इन द सेंस वेयर इज टू और मोर देन टू पर्सन। तो एक रिलेशन होता है पर्सन्स के बीच में हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ बिजनेस, क्योंकि जो इसलिए एग्री होते हैं जो भी मतलब प्रॉफिट होगा वो शेयर करेंगे बिजनेस में। और कैरिड ऑन वाला वही चीज है कि जो कैरी किया जाएगा, कैरिड किया जाएगा वो सभी के थ्रू या एक के थ्रू किया जाएगा, लेकिन वो सबके लिए एक्ट करते हैं। और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी वहां पे अगर वैसे कि प्रॉफिट हुआ तो सब लेंगे, और अगर लॉस भी हुआ है तो सबके ऊपर इम्पोज होगा। अब एक चीज इसमें ये ध्यान रखना है कि मैंने बोला कि लॉस जो होगा वो सबके ऊपर इम्पोज किया जाएगा, तो यहाँ पे या प्रॉफिट जो हो रहा है वो सबको प्रॉफिट मिलेगा। तो यहाँ पे जैसे कि जो प्रॉफिट का मतलब है वो ये होगा कि अगर आपने 10 रुपए लगाया है तो 10 रुपए का प्रॉफिट मिलेगा, किसी ने 50 लगाया तो 50 रुपए का प्रॉफिट मिलेगा, या सबको इक्वल मिलेगा। सर वो पार्टनरशिप डीड में डिसाइडेड होता है कितने परसेंटेज होगा। ओके, तो म्यूचुअल सेटलमेंट होता है जो जो जैसे एग्रीमेंट करा है। एक्चुअली जो होता ही है ना। देखिए कैजुअली एक कैजुअल और नॉर्मल रूल जो चलता है उसमें ये रहता है कि आप मान के चलो कि अगर आप जैसे कि मान लेते हैं कंपनी 1 लाख रुपए, सॉरी पार्टनरशिप 1 लाख रुपए की ओपन हुई, ठीक। तो अगर 1 लाख रुपए का ओपन हो रहा है और आपने उस पार्टनरशिप में 10,000 मिलाया, मतलब 5 पार्टनर हैं तो एक ने 10,000 दिया, ठीक। एक पार्टनर ने वहां पे दिया है 20,000 और बाकी ने एक ने और दिया है 10,000, तो हो गया टोटल उतना 40,000। बट जो दो और बचे हैं पार्टनर उन्होंने कितना दिया है, तो उन्होंने दिया है आपका 30-30, ओके। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो उसी बेहाफ में लेते हैं, ओके। सर रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग भी शेयर होता है वही तो कह रहे हैं प्रॉफिट ना, का। हाँ वही कहने का मा- मतलब है। ऐसे भी हो सकता है सर कि किसी ने लगाया ही नहीं, 4 लोग पैसे लगाए, एक आदमी काम कर रहा है, तो वो भी प्रॉफिट शेयर लेगा विदाउट इन्वेस्टिंग। बिल्कुल वो तो बिल्कुल जैसे म्यूचुअल कंसेप्ट होगा उस हिसाब से चलेगी। बिल्कुल सही है। देखिए एक सिचुएशन होती है ना कि नॉर्मल सिचुएशन हो गई कि आप जितना पार्टनरशिप का एक नॉर्मल मतलब हो गया कि आप जितना लगाए हो उतना प्रॉफिट आप लोगे, ठीक। ये कॉमन सिचुएशन हो गई। दूसरी सिचुएशन हो गई कि जैसे म्यूचुअल एग्रीमेंट, ठीक है। म्यूचुअल एग्रीमेंट का मतलब कि चलो ठीक है आप भले 10 रुपए आप इस पार्टनरशिप के लिए इन्वेस्ट किए हो, लेकिन आप हमारे ग्रुप में हो, आप हमारे आप फ्रेंड हो, हमारे रिलेटिव हो, तो प्रॉफिट भी हम आपको इक्वल देंगे, लेकिन वो तभी मिलेगा जब म्यूचुअल एग्रीमेंट में वैसी चीजें मेंशन हो, ओके। तो इसीलिए म्यूचुअल एग्रीमेंट एक इसका एसेंशियल एलिमेंट है। मतलब म्यूचुअल एग्रीमेंट में ये सारी चीजें मेंशन होना मैंडेटरी है कि अगर आप परसेंटेज में वो देगा या कितना देगा, सारी चीजें मतलब एग्जैक्ट जो म्यूचुअल एग्रीमेंट होगा उस म्यूचुअल एग्रीमेंट में मेंशन होगा। जो म्यूचुअल एग्रीमेंट में जितना मेंशन रहेगा प्रॉफिट और लॉस, उतने के लिए ही एवरी पार्टनर्स या सारे पार्टनर्स लाइबल होंगे। क्लियर? यस सर। हाँ, तो ये आपको ध्यान में रखना है। बस एक सेकंड में शेयर कर रहा हूँ हेडिंग लिख करके। फर्दर यहाँ पे कह रहा है the individual who have entered into partnership with
वन अनदर कॉल्ड पार्टनर, लाइक जो इंडिविजुअल एंटर करता है पार्टनरशिप में, एक दूसरे के लिए वो पार्टनर्स होते हैं। जैसे 4 लोग एंटर किए, चारों लोग एक दूसरे के लिए पार्टनर्स हैं। ओके, एंड कलेक्टिवली जो वर्क करते हैं तो उसी को हम फर्म बोलते हैं। एंड फर्दर कह रहा है द नेम अंडर विच द बिजनेस इज कैरिड ऑन, लाइक जिस नाम से वो बिजनेस को, सॉरी, जो फर्म का जो नाम देंगे बिजनेस कैरी करने के लिए, तो उसे फर्म नेम बोला जाएगा। ओके, तो जैसे कि आप जानते हैं कि डेफिनेशन के बाद 3 चीजों की और रिक्वायरमेंट होती है। पार्टनर्स, पार्टनर्स किसको बोलेंगे? जो पर्सन उसमें एंटर हुए हैं, लाइक जो पर्सन पार्टनरशिप में एंटर हुए हैं, तो एक दूसरे के लिए सभी पर्सन पार्टनर होंगे। और कलेक्टिवली जो वो वर्क कर रहे हैं, मतलब जहाँ पे वो फर्म हो गई, एंड जो भी मतलब बिजनेस मतलब कैरिड ऑन करेंगे, तो जो भी बिजनेस कैरिड ऑन करें उसको नेम देंगे, तो आप उनका हो जाएगा फर्म नेम। मतलब बिजनेस कैरिड ऑन करने के लिए आपको नेम देना पड़ेगा, तो दैट नेम इज कॉल्ड फर्म नेम। क्लियर? पार्टनर्स कौन है ये क्लियर है। एंड फर्म नेम, ये हेडिंग आप अलग से बना सकते हो, इज पार्टनर एंड व्हाट इज फर्म एंड व्हाट इज फर्म नेम। ओके, और इसे आप और बेटर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये क्लियर है? आप फिर से बताओ, पार्टनर्स कौन है? जो पर्सन इंडिविजुअल एक दूसरे के लिए वर्क करने के लिए पार्टनरशिप में एंटर हुए हैं। उसके बाद कह रहा है फर्म कौन है? कलेक्टिवली दे आर नोन एज, मतलब कलेक्टिव, जैसे कि एक लोग है पार्टनर, कलेक्टिवली एक दूसरा, कलेक्टिवली अब उनको क्या बोलेंगे? फर्म बोलेंगे। और फिर वो बिजनेस किसी न किसी नाम से रन करेंगे तो उनका फर्म नेम हो जाएगा। क्लियर? इज इट क्लियर? Yeah. ठीक है सर। ओके, नेक्स्ट है आपका एसेंशियल एलिमेंट, जो काफी इंपॉर्टेंट है, और इसी से हमारा क्लियर होता है कि हाँ ऐसे ऐसे पार्टनरशिप हमारा बनता है। पहला है, बाकी कॉमन तो आप लिखेंगे ही कि बिजनेस रन करने के लिए सारी चीजें होती है, बट इसके जो पहला मेन एसेंशियल एलिमेंट है, 2 और मोर देन 2 पर्सन। ठीक, तो यहाँ पे कह रहा है कि देयर मस्ट बी एट लीस्ट 2 पर्सन टू फॉर्म अ पार्टनरशिप, मतलब 2 पर्सन तो मैंडेटरी है एक पार्टनरशिप को फॉर्म करने के लिए। ओके, और यहाँ पे फर्दर कह रहा है अ सिंगल पर्सन कैन नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ पार्टनरशिप, क्योंकि इसका नाम ही है पार्टनरशिप, मतलब ये ऐसा वर्ड है कि जहाँ पे 2 या 2 से अधिक पर्सन होने चाहिए। तो एक डिफरेंशिएशन आप ये भी बता सकते हो कि अ कंपनी कैन बी फॉर्म बाय अ सिंगल पर्सन, बट अ पार्टनरशिप कांट बी फॉर्म बाय अ single person, and this is a very nice differentiation between partnership and company. Is it clear? Yes. देखो फर्दर कह रहा है कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनरशिप इन अ बैंकिंग बिजनेस इज लिमिटेड टू 10। ओके, मतलब अगर बैंकिंग बिजनेस को अगर करना चाह रहे हैं पार्टनर्स, तो वहां पे जो इनके, अब देखिए यहाँ पे पार्टनर्स को एक ही वर्ड में लिखा, फिर इसके और की पॉइंट लिखने लगा, लेकिन अब आप पे डिपेंड करता है। अगर वो, जैसे अगर आपको 6 पेज में लिखना है तो उसी को थोड़ा आप और एक्सप्लेन कर देंगे। ओके, तो ऐसा नहीं कि आप एज इट इज वही पॉइंट लिखे, आप 1-2 लाइन 3 लाइन एक्सप्लेन और कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे कह रहा है कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनरशिप इन अ बैंकिंग इज लिमिटेड 10 and in any other business is limited 20 as per section 464 of the Companies Act। वहां पे बताया गया कंपनीज एक्ट का जो रूल है 10, वहां पे भी ये चीज बताया गया है। ठीक, जो रूल आपका 2014 में आया था। ठीक, तो जैसे कि अगर पार्टनरशिप बैंकिंग बिजनेस के लिए चालू हुआ है तो 10 मेंबर होंगे। अब ये मेंबर घटते बढ़ते रहते हैं, तो एक बार अगर आप और चाहिएगा तो प्रेजेंट का लाइक 2025 का स्टेटस देख लीजिएगा। और इसके अलावा आप एनी अदर बिजनेस को रन करना चाह रहे हैं तो मैक्सिमम पर्सन कैन बी इन पार्टनरशिप 20। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? तो इसमें मैक्सिमम की भी सीलिंग है कोई? हाँ सर, ये कंपनी किसको बोल रहे हैं सर? प्रोप्राइटरशिप को कंपनी बोल रहे हैं? नहीं, ये कंपनी एक्ट है सर, यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे नहीं, मेंशन है। जो अकेले खुलता है वो प्रोप्राइटरशिप होता है, और जो शेयर होल्डर्स खोलते हैं, जो लिमिटेड कंपनी होते हैं, प्राइवेट लिमिटेड होते हैं, उसमें एक आदमी नहीं होता है, उसमें कई लोग होते हैं। नहीं नहीं, आप ऐसे नॉर्मल समझिए, वो सही है कि जो पार्टनरशिप, जो उसमें डिफरेंशिएशन पार्टनरशिप एंड प्रोप्राइटरशिप होता है एक, जिसमें 2 से हाँ ज्यादा होते हैं, और प्रोप्राइटरशिप में एक आदमी मालिक होता है, सोलो हाँ, ओनर होता है।
हाँ और जो कंपनी जो आप बोल रहे हो, जो कंपनीज एक्ट में आते हैं, वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आता है और लिमिटेड कंपनी आता है, जिसके शेयर्स होते हैं, प्राइवेट शेयर्स होते हैं और जिसका अनलिस्टेड शेयर्स होते हैं। नहीं नहीं, 1% जो रहेगा वो प्राइवेट रहेगा ना। वो सर वो ये हो गया, वो प्रोप्राइटरशिप हो गया। हाँ बिल्कुल, उसमें तो 1% है ना, 1% वो मतलब चारों ही कंपनी है सर, लेकिन वो सिंगल हैंडेड जो होता है वो प्रोप्राइटरशिप होते हैं। हाँ वो सही है, लेकिन आप नॉर्मल जो डिफरेंशिएशन आप ऐसे ही लिखेंगे, क्योंकि इतना आप डीप डाउन लिख देंगे ना तो जो एग्जामिनर होगा उसके भी नहीं पता रहता है इतना। आप कैजुअल लिखेंगे डिफरेंशिएशन में। अभी डिफरेंशिएशन भी हम देखेंगे कि पार्टनरशिप में 2 और मोर देन पर्सन्स रिक्वायरमेंट होती है, लाइक 2 और मोर देन 2 पर्सन, बट अ कंपनी कैन बी फॉर्म बाय अ सिंगल पर्सन कंपनी। सिंगल पर्सन कंपनी के सेक्शंस भी हैं। ओके, बस आप इतना ही लिख देंगे, दैट इज सफिशिएंट। ओके, जैसे इसमें आपने सेक्शन लिख दिया सेक्शन 4, क्योंकि डेफिनेशन सेक्शन 4 में दी गई, वहां पे लिखा है 2 और मोर देन 2 पर्सन। और 1 पर्सन कंपनी की अगर आप बोले तभी मैं सेक्शन बता देता हूँ, आपने उसको लिख दिया, बस हो गया। अब वो कौन सी टाइप की है उतना नहीं, वो तो जब आपसे इंडिविजुअल क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज 1 पर्सन कंपनी, ओके, देन आपको बहुत डीप डाउन जाना है, 4-5 पेज तक जैसा रिक्वायरमेंट है। अदरवाइज डिफरेंशिएशन में आप 1 पॉइंट ऐसा लिख दिया कि पार्टनरशिप में 2 और मोर देन 2 पर्सन रिक्वायरमेंट होते हैं, और 1 पर्सन कंपनी ओनली इट कैन बी फॉर्म बाय अ सिंगल पर्सन। क्लियर सर, ये 1 पर्सन को कंपनी बोल ही नहीं सकते। कंपनी सिर्फ 2 होती है सर, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, बस। उसके अलावा पार्टनरशिप और प्रोप्राइटरशिप। जो वो सिंगल पर्सन होता है उसको हम कंपनी बोल ही नहीं सकते सर, वो प्रोप्राइटरशिप फर्म होती है बस। वो प्रोप्राइटरशिप ही है। एक सेकंड, आप सब समझ नहीं रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब ना एक सेकंड, मैं आपको एक और नोट शेयर कर रहा हूँ, अब आप उस पे आओ, ठीक, रुक जाओ। सर ये समझ गए, अब आगे बताओ आप। नहीं 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 नहीं, अब डाउट आप सब क्रिएट किए हो तो उसको क्लियर करके चलो ना। नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। नहीं नहीं, एक सेकंड आप रुके रहो, थोड़ा ये होता है ना कि कभी कभी कोई कंफ्यूजन कुछ रहता है। प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप फार्म होते हैं। सर एक यस सेकंड, यस। एक सेकंड सर, एक सेकंड। देखिए, आप अगर जैसे कि कंपनी एक्ट का सेक्शन 2 का क्लॉज 62 देखेंगे ना, तो वहां पे क्या लिखा है कि 1 पर्सन कंपनी एज अ कंपनी दैट हैज ओनली 1 पर्सन एज टू इट्स मेंबर। ओके, अगर आपके एग्जाम में ये पूछा गया कि विच सेक्शन इज डील विद 1 पर्सन कंपनी, या जो भी ऐसे पूछा गया, तो आपको उसी फॉर्म में लिखना है। एक एक ये चीज होता है एग्जामिनर का, या जो आपको मतलब वैसे यहाँ पे तो कोई वो नहीं रहता, लेकिन जब आप क्लास में रहते हैं, जब आप एग्जामिनर सामने कोई इंटरव्यू देते हैं, तो वही सुनना चाहता है जो वो पूछता है। जैसे पूछ लिया कि सेक्शन 2 क्लॉज 62 इट्स डील विद विच टॉपिक और विच थिंग्स, सो आपको वहां पे 1 पर्सन लिखा गया है, दैट इज क्रिएट बाई कंपनीज लॉज एक्ट 2013, लाइक 2013 के थ्रू आया है, तो वही आपको करना पड़ेगा, आपको वो वर्ड बताना पड़ेगा। लेकिन जो आप प्रोप्राइटर, वो सब सही है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल वो सब सही है सर। इधर प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और ये कंपनी तीनों डिफरेंट एक्ट से कवर्ड है। उसका प्रोप्राइटरशिप एक्ट 1908 है, इसका पार्टनरशिप एक्ट आप प्रोप्राइटर पे क्यों जा रहे हैं? आप प्रोप्राइटर जैसे जो ये कह रहे हैं उनका डिफरेंशिएशन ऐसे ही नहीं किसी नहीं, उस पे नहीं जाना ना। देखिए, हमें ना पॉइंट टू पॉइंट चीजें चलना है ना। आप ऐसे बहुत सारे लॉ है, नॉलेज शेयरिंग एक अलग चीज होती है। ओके, नॉलेज शेयरिंग का काम मैंने आप सबसे बोला था वो रिसर्च में होता है। आप वहां पे नॉलेज शेयरिंग सिर्फ और सिर्फ रिसर्च का पार्ट है, ठीक। बाकी अगर आप लाइक अपने सिलेबस के बिहाफ पे पढ़ रहे हो, तो सिलेबस के सेक्शंस में एक्ट में जो वर्ड लिखे हैं आपको वो चीज पढ़ना है। ओके, इसलिए मैंने बोला था आप पे, या किसी और क्लास में मुझे याद नहीं है कि मैंने शेयर भी किया था, आप सब एक एक रिसर्च पेपर लिखो उसमें, और अगर आप सब के मतलब मन में जो सारी चीजें रहती है आप उसमें मेंशन कर सकते हो, चीजों को आप बता सकते हो, काफी बेटर रहेगा। लेकिन आप में से किसी ने एक टॉपिक उस पे मैसेज पे रिप्लाई ही नहीं किया। मैंने आपके क्लास में शेयर किया था, किसी और के क्लास में शेयर किया था? सर आपने एक क्वेश्चन पूछा था, मैंने तो लिखा था, आई वाज अ सेकंड स्टूडेंट जो आपको सबमिट किया था। नहीं सर, आपने बिल्कुल किया था, मुझे याद नहीं कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में किया था सर, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। वो तो लास्ट सेमेस्टर का था, हमें नहीं रिसर्च का दिया सर ने। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखिए, एक चीज हमारा आप ध्यान रखिएगा ना,
और बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, जब आप सब कोर्ट में जाएंगे या कहीं पे भी जाएंगे, या अभी भी आप बिलीव करिए, हम लोग और यूनिवर्सिटी में पढ़ाए हैं या जो भी होता है ना, तो जो भी हम लोग के सीनियर्स रहते हैं वो जो पूछते हैं वही हम लोग बोलते हैं, वही सुनना पड़ता है। मतलब एक्यूरेट, मतलब किसी को भी आज के टाइम पे जैसे एक्स्ट्रा कि नहीं ये होता वो नहीं, वैसे नहीं। उसने जो पूछा है, जो डिफरेंशिएशन, जैसे अगर आपसे पूछ लिया उसने एग्जांपल डिफरेंशिएशन, तो आप नॉर्मल इतना बता के निकल गए कि पार्टनरशिप में 2 और मोर देन 2% रिक्वायरमेंट है, और कंपनी 1% के भी थ्रू फॉर्म किया जा सकता है, एंड दिस कॉन्सेप्ट इज गिवन बाय कंपनीज एक्ट 2013, या उसी टाइम इसको लॉन्च किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया। बस अगर आप प्रोप्राइटर इतनी चीजें लिख देंगे ना, तो आप जानते हैं कि जो कंपटीशन निकाल के या जो बड़े लोग पे पोस्ट पे बैठे रहते हैं वो सेलेक्टिव स्टडी के बेस पे होते हैं। जितने भी अगर रिसर्च आए, अगर आप ये सारी चीजें लिख दिए तो आपका क्वांटिटी बढ़ जाएगा, क्वालिटी घट जाता है। क्वांटिटी बढ़ने का मतलब आपके नोट्स में बहुत सारी चीजें आएंगी लेकिन उसे नहीं पता रहेगा, क्योंकि लोग मतलब लिमिटेड स्टडी और कॉन्सेप्चुअल स्टडी अगर करते हैं या उतना ही पता रहता है उसी थ्रू अगर रहते हैं तो उनकी वैल्यू रहती है। क्योंकि आज के टाइम पे आप ये देख रहे होंगे कि जितना कम और जितना सॉलिड स्टडी है उसी के बिहाफ पे सारी चीजें होती है। ओके, और आप सब जैसे उसमें प्रैक्टिकल फील्ड में है तो बहुत सारी चीजों को देख रहे होंगे, लेकिन एक बार मैं आपको शेयर कर देता हूँ ये चीज, ये आप देख लीजिए ताकि कोई डाउट न रहे जो मैंने अभी बोला। ये दिख रहा है स्क्रीन, आप ये वाला देखिए। 1% कंपनी मीन्स आपने देख लिया, मीन्स अ कंपनी विच हैज ओनली 1% एज अ मेंबर, मतलब एक ही पर्सन उसे रन कर रहा है। सेक्शंस आपने देख लिया 2 क्लॉज 62, और यहाँ पे भी देख सकते हैं कि इसे जो लॉन्च किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया, आप पहला वाला हेडिंग देखेंगे तो कंपनीज एक्ट जो आपका 2013 है वहाँ के थ्रू इसे लॉन्च किया गया, या इसे इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया। और अगर आप बोलेंगे तो इस पे पूरा एक नोट्स बन जाएगा 1% पे, 1% कंपनी क्या है, साइलेंट फीचर क्या है, एसेंशियल एलिमेंट क्या है, कैसे वर्क करता है, जो भी चीजें पूरा इस पे तो एक लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा ना। तो ये मैं बता रहा था और कुछ नहीं। ये चलिए। 1% सर 1% कौन हुआ फिर, ये तो जानना जरूरी है ना सर। तो ठीक है, मैं तो बता दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये आज ये सर मैं बता रहा हूँ, ये जो 1% होता है वो बॉडी को कंपनी तो के नहीं आगे, बोल रहा है सर ये बॉडी मैं को तो 1% नहीं बोल रहा है। सर ये कंपनी में एक रजिस्ट्रेशन होता है, उस कंपनी के आगे लगता है ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड। वो 1% जो कंपनी होती है नॉर्मली प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड होती है, एक होती है ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड। हाँ सिंगल बिल्कुल सही है। पर्सन हैंडेड और कंपनी के कोई बात नहीं, इसको 1% कंपनी को भी देखिए, नॉलेज पर्टिकुलर यहाँ पे जो हमारा पढ़ाने का पर्पज रहता है वो भाई सिलेबस तो कंप्लीट हाँ करना ही सर, है। वो क्लियर कर दीजिए, 1% में समझ में नहीं है। हाँ नहीं मैं कोई नहीं, देखिए आज जो हम लोग कवर कर रहे हैं ना, कर लेते हैं नेक्स्ट वाले लेक्चर में इसको यहीं पे रोक करके 1% कंपनी पूरा कवर कर लेंगे, क्योंकि मतलब पढ़ाने के पर्पज से यही नहीं सिलेबस कवर करना है। अगर कोई ऐसी चीजें आती है तो हम पूरा डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन आज जो चल रहा है ना इसको हम लोग कवर कर लें क्योंकि थोड़े मिनट्स बचे हैं। ठीक है, ओके सर। हाँ। नेक्स्ट, तो 2% क्लियर हो गए हैं, 2% में जो और चीजें लिखे हैं वो सारी चीजें क्लियर हो गए। एंड फर्दर यहाँ पे है कि दिस लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन पर्पस एंड अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप विद मोर देन प्रेस्क्राइब नंबर में फेस सर्टेन लीगल लिमिटेशंस। वो तो कॉमन सी बात है कि हर चीज मतलब सारी चीज आप लीगल लिमिटेशंस में रह करके आप प्रोसेस करोगे। लाइक रजिस्ट्रेशन जो रिक्वायरमेंट है या रजिस्ट्रेशन आप नहीं कराते उसके क्या मतलब इम्पैक्ट पड़ेंगे। तो सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया था ना कि रजिस्ट्रेशन आप नहीं कराते तो आपको लॉस होता है क्योंकि आपके पास सूट करने का राइट नहीं आता। बट अगर आपने किसी के साथ कोई गड़बड़ किया तो वो आपके अगेंस्ट सूट फाइल कर सकता है। ठीक, तो मतलब वो सारी चीजों लीगल लिमिटेशंस वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। ये हमारा पहला एसेंशियल एलिमेंट था। दूसरा हमारा आता है एग्रीमेंट। ओके, अब एग्रीमेंट में क्या कह रहा है कि आप जानते हैं कि जितने भी पार्टनर्स हैं उनके बीच म्यूचुअल एग्रीमेंट होगा। लाइक आपस में सहमति के थ्रू एक एग्रीमेंट होगा। ओके, एंड दैट एग्रीमेंट कैन बी रिटन और ओरल। इसे आप बहुत अच्छे से लिखेंगे समझेंगे। रिटन भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है। अब देखो अगर आपको यही 5 पेज में लिखना है तो आप फर्दर रिटन, ओरल, इम्प्लाइड एग्रीमेंट को एक्सप्लेन भी कर सकते हो। ओके, तो ये तो चलो क्लियर हो गया कि एग्रीमेंट होगा मतलब म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है।
एंड म्यूचुअल एग्रीमेंट कैन बी ओरल, रिटन और इम्प्लाइड। एग्रीमेंट क्या है वो भी क्लियर है, लाइक वो लोग आपस में लाइक विद कंसेंट विद वॉलंटरली, जो सेक्शन 13 है, लाइक कंसेंट एंड फ्री कंसेंट, लाइक सेक्शन 13 14 सारी चीजें आप लिख सकते हो। और अगर आपको एक्सप्लेन करना है कि दैट कंसेंट नॉट बी इन्वॉल्व बाई CUFMM, लोग जो 5 चीजें हैं क्वेश्चन फॉलो वाली सारी चीजें भी आप इसमें एक्सप्लेन कर सकते हो। लेकिन यही रहता है ना कि आपको पेजेस कितने भरने रहते हैं, उस पर डिपेंड करता है ना। तो म्यूचुअल एग्रीमेंट क्लियर है, सभी लोगों के बीच होता है, ओरल मतलब राइटिंग एंड इम्प्लाइड कैसे भी हो सकता है, बट जो कैजुअली फॉलो होता है वो आपका रिटन ही होता है, रिटन एग्रीमेंट होता है। और उसी रिटन एग्रीमेंट को लाइक जो सारे पार्टनर्स मिलकर के करते हैं, पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। और इसलिए उसको पार्टनरशिप डीड बोलते हैं कि सारे पर्सन म्यूचुअल एग्री होकर के अपने अपनी चीजों को मेंशन किए, अपने अपने चीजों को वॉलंटरली तरीके से बोले हैं, जो उसमें राइट डाउन किया गया है। और फ्यूचर में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होने पे उसी पार्टनरशिप डीड को ओपन करके वो लोग दिखा सकते हैं, वो लोग क्लेम कर सकते हैं किसी चीज को लेकर के। ओके, तो जो एग्रीमेंट होता है पार्टनर्स के बीच में, वो एग्रीमेंट होने के लिए जो कंसेंट फ्री कंसेंट रिक्वायरमेंट होती है वो सारी चीजें फुलफिल करनी पड़ेंगी। और वो जो एग्रीमेंट का जो डॉक्यूमेंट रहेगा, दैट डॉक्यूमेंट इज अ पार्टनरशिप डीड, एंड उसी डॉक्यूमेंट के थ्रू लाइक पार्टनरशिप डीड इज लाइक एविडेंस फॉर फ्यूचर मिसअंडरस्टैंडिंग एंड डिस्प्यूट, उसे एज अ एविडेंस आप फ्यूचर मिसअंडरस्टैंडिंग एंड डिस्प्यूट के लिए यूज कर सकते हो। सो इज इट क्लियर? यस सर, क्लियर, सिंपल है। और हाँ, फर्दर आपका शेयरिंग प्रॉफिट आता है। शेयरिंग प्रॉफिट भी मैंने पहले ही डेफिनेशन में एक्सप्लेन कर दिया था कि शेयरिंग प्रॉफिट जो जैसे कि उनके बीच जो म्यूचुअल एग्रीमेंट हुआ है उसी के बिहाफ पे लेंगे। जैसे कि जिसके लिए जितने को एग्री किया गया, जितने के लिए अपना कंसेंट दिया है, जैसे कि कोई 30%, कोई 50% या 50-50 ही डिवाइड किए हैं सब लोग, तो उस बिहाफ पे वो लोग शेयरिंग प्रॉफिट करेंगे। और प्रॉफिट के साथ साथ अगर लॉस भी है तो लॉस भी वो शेयर एज इट इज करेंगे, जितना कि प्रॉफिट शेयर करने वाली बात हुई है, जितने में रेशियो में प्रॉफिट उन्हें आ रहा है उतने ही रेशियो में उन्हें लॉस भी बियर करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? Yes, sir. एक चीज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मान लेते हैं कि पार्टनरशिप में लिखा था कि आप 30% इस सब्जेक्ट के लिए प्रॉफिट लेंगे एंड 30% इस सब्जेक्ट मैटर पे लॉस बियर करेंगे। बट मान लेते हैं इंडिविजुअल किसी पॉइंट पे पार्टनरशिप डेट साइलेंट है। जैसे कि कभी कभी क्या होता है ना कि हर चीज को एक डॉक्यूमेंट में आप सोचो कि इंक्लूड कर दो तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि बहुत सारी सिचुएशन ऐसी होती है, बहुत सारी क्या बोलते हैं वो ऐसी सिचुएशन अराइज हो जाती है, ऐसे सर्कमस्टांसेस अराइज हो जाते हैं जिसका सॉल्यूशन उस डीड में नहीं होता। ओके, और ऐसा मान लेते हैं कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है जिसका सॉल्यूशन डीड में नहीं है और उस प्रॉब्लम से लॉस हो गया पार्टनरशिप को, तो वो लॉस सारे लोग लाइक जितने पार्टनर्स हैं वो इक्वली बियर करेंगे। क्लियर? इज इट क्लियर? यस सर। और सर वो एग्रीमेंट Further- कितने रुपए का पैसे का स्टैम्प पेपर में होगा? क्या सर, एग्रीमेंट कितने पैसे के स्टाम्प पेपर पे होगा तो मतलब जैसे फर्म, आप कितनी बड़ी फर्म ओपन कर रहे हो। ओके, जनरली आप मान के चलो कि स्टाम्प जैसे कि नॉर्मल चीजों के 50-100 का यूज करते हैं, लेकिन आप इतनी बड़ी फर्म बनाने जा रहे हो, इतना छोटा तो आप करोगे नहीं। 5,000 10,000 मतलब इस टाइप के स्टाम्प 5,000 तो आप मान के चलो, क्योंकि जब प्रॉपर्टी भी लेते हैं 10 लाख 20 लाख तो वहां पे भी एक हैवी स्टाम्प का यूज करते हैं, लाइक थोड़ी कॉस्टली स्टाम्प का यूज करते हैं। ठीक है, तो छोटे मोटे स्टाम्प वाले से नहीं चलेगा। मतलब अप्रॉक्स आप 500 के ऊपर भी मानो, मिनिमम टू मिनिमम। वैल्यू तो 50 रुपीज की भी होती है, लेकिन आप 500 के ऊपर से ही ऐसे मान के चलो। सर ये 500 से स्टार्ट होता हो। तो वही तो कह रहे हैं, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हमने देखे ना, क्योंकि जब रजिस्ट्री होता है तो लिखा रहता है 500 के, बताओ 500 उस पे नोट जैसा छिपा भी रहता है, छपा भी रहता है सारी चीजें। ये क्लियर है, लाइक शेयरिंग प्रॉफिट। आगे बढ़े। यस सर, यस सर। नेक्स्ट बिजनेस है। बिजनेस तो आपको बिल्कुल क्लियर है कि हाँ बिजनेस रन करना रहता है, बिजनेस क्या है आपको ये भी पता है। और बिजनेस में आपका ट्रेड, ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन सारी चीजें आती हैं। और इसके अलावा इसमें जैसे कि वो पार्टनरशिप तो होते ही हैं, साथ ही साथ सारे लोग एक दूसरे के लिए ऑनर भी होते हैं, को ऑनर भी होते हैं।
और उनका पर्पस यही होता है, इंटेंट यही होता है टू कैरी बिजनेस एक्टिविटी। तो वो तो चलो क्लियर ही है। लास्ट जो अब मैं इसका बताने वाला जा रहा हूँ एलिमेंट, दैट इज अ म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी वन ऑफ द बेस्ट एलिमेंट ऑफ द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ओके, तो इसे बहुत अच्छे समझिएगा कि म्यूचुअल एजेंसी अब क्या होता है। तो यहाँ पे कह रहा है दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ पार्टनरशिप। जैसा मैंने बोला, देखिए लिखा भी है, दिस बिजनेस मस्ट कैरिड ऑन बाई ऑल पार्टनर और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। म्यूचुअल एजेंसी ये कह रहा है कि पार्टनरशिप चाहे सबके थ्रू रन किया जा रहा था, मतलब 5 मान लेते पार्टनर है, चाहे 5 लोगों के थ्रू वर्क किया जा रहा है या कैरिड किया जा रहा है, या 5 में से जैसे एक ने वर्क किया, ठीक, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द सेंस प्रॉफिट एंड जो लॉस होगा वो सारे लोग इक्वली लेंगे। यही होता है म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब जैसे 5 पार्टनर है, 4 लोग घर पे सो रहे हैं, एक लोग काम कर रहा है, बट जो प्रॉफिट लॉस होगा वो सब इक्वली लेंगे, जैसा कि पार्टनरशिप डिड में मेंशन है, ठीक। या 5 लोग वर्क कर रहे हैं तो जो प्रॉफिट लॉस होगा वो तो सब लेंगे ही। कभी कभी आप ऐसा बहुत कॉमन होता है कि क्लास में 5 जैसे बच्चे हैं, 5 बिजनेस रन किए, तो कॉमन सी बात है ना कि एक बहुत ब्रिलियंट है, एक थोड़ा वीक है, एक मॉडरेट है, ऐसे करके है। लेकिन ये म्यूचुअल एजेंसी कहता है कि कोई कैसा भी हो, कोई कितना भी एक्टिव हो, लेकिन जो प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो सबके बीच उसी रेशियो में डिवाइड होगा जो कि उसमें पार्टनरशिप डीड में मेंशन है। ये है म्यूचुअल एजेंसी का एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट, और इसी से क्लियर होता है कि दैट इज अ पार्टनरशिप। और उसके बाद यहाँ पे ये भी है, दिस implies that every partner is both agent and principal। मतलब कि हर एक पार्टनर एक दूसरे के लिए प्रिंसिपल भी है, मतलब मालिक भी है, और हर एक प्रिंसिपल मतलब हर एक पार्टनर एक दूसरे के लिए एजेंट भी है। जैसे कि आप जानते भी होंगे, पार्टनरशिप ही एक ऐसा चीज है जहां पे मतलब एक पर्सन 2 कैपेसिटी होल्ड करता है। ऐसे समझो कि 5 लोग मिल करके हमने बिजनेस एक फर्म ओपन किया, एक पार्टनरशिप मैंने ओपन किया, तो हम एक दूसरे के लिए ऑनर है, मतलब हम ऑनर भी है, ठीक, और हम काम करने के लिए एक दूसरे के लिए एजेंट भी हैं, मतलब एज अ एजेंट कैपेसिटी में भी हम वर्क करते हैं, एज अ प्रिंसिपल लाइक एज अ ऑनर के कैपेसिटी में भी हम वर्क करते हैं। जैसे यहाँ पे है, एज एन एजेंट पार्टनर कैन बाइंड द अदर पार्टनर्स एंड फर्म बाय देयर एक्ट्स विद इन द स्कोप ऑफ देयर अथॉरिटी। जैसा कि भी मैंने बताया कि अदर पार्टनर के लिए आप एजेंट भी हो। एज द प्रिंसिपल, अ पार्टनर इज बाउंड टू एक्ट ऑफ द पार्टनर्स विद इन द स्कोप ऑफ देयर अथॉरिटी, मतलब वही आप उसके स्कोप में अथॉरिटी में रहते हुए आप अदर पार्टनर के प्रिंसिपल भी हो। मतलब हर एक वहाँ पे पार्टनर एक दूसरे के लिए एजेंट भी है, एक दूसरे के लिए प्रिंसिपल्स भी है। इसीलिए यहाँ पे म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है, म्यूचुअल सारी चीजें शेयरिंग होती है, और इसी चीज को म्यूचुअल एजेंसी बोलते हैं। क्योंकि वहाँ पे देखिए एजेंसी वर्ड आपने पिछला देख के आया है, पढ़ के आया है, इसीलिए यहाँ पे उसी का कॉन्सेप्ट आया कि एक दूसरे के लिए एजेंट भी है, एक दूसरे के लिए पार्टनर भी है। और उनकी जो यहाँ पे कह रहा है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअल एजेंसी क्रिएट ज्वाइंट एंड सेवरल लाइबिलिटी फॉर द पार्टनर्स फॉर द एक्ट्स ऑफ द फर्म। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि म्यूचुअल एजेंसी जो क्रिएट हो रही है, तो म्यूचुअल एजेंसी में जो क्रिएट ज्वाइंट एंड सेवरल लाइबिलिटी फॉर द पार्टनर्स फॉर द एक्ट ऑफ द फर्म। लाइक म्यूचुअल एजेंसी क्रिएट करते टाइम अगर पार्टनरशिप डीड में किसी पर्टिकुलर एक्ट के लिए, जैसे कि मान लेते हैं 5 वर्क है, जैसे एक का हो गया प्रमोटिंग का काम, एक का हो गया सेलिंग का काम, एक का हो गया ट्रेडिंग का काम, ऐसे ऐसे 5 लोगों ने 5 अपने वर्क डिसाइड कर लिए हैं, तो वहां पे 5 के वर्क भी में भी जो प्रॉफिट एंड लॉसेस आएगा या जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात आएगी, वो ज्वाइंट एंड सेवरल जो भी चीजें पार्टनरशिप डेट में मेंशन की है वो होगा। एक क्वेश्चन पार्टनरशिप में आता है बहुत, पार्टनरशिप में जो लाइबिलिटी होती है वो कैसी होती है, तो आप ध्यान रखना। जैसे बहुत से लोग ऐसे लिख देते हैं कि ज्वाइंटली लाइबल होते हैं, तो ज्वाइंटली लाइबल के साथ साथ सेवरली भी लाइबल होते हैं। मतलब एक होता है ना कैजुअली तो ज्वाइंट लाइबल होंगे, मतलब सब लोग लाइबल होंगे, बट सेवरल कैसे होते हैं, जैसे पार्टनरशिप डेट में मेंशन कर दिया गया क्लॉज की इस एक्ट के लिए सेवरल लाइबल होंगे। या ऐसा भी रहता है जैसे कि अब 5 लोग मिलके काम कर रहे हैं और एक पार्टनर ने फ्रॉड कर लिया, तो फ्रॉड के लिए 4 और थोड़ी लाइबल होंगे। ओके, तो लाइबिलिटी ज्वाइंट एंड सेवरल दोनों होगी, आपको रखना है। आई थिंक जो इसका लास्ट एसेंशियल एलिमेंट था ये भी क्लियर होगा। सो एनीवन हैव एनी क्वेश्चंस इन दिस टॉपिक? इस टॉपिक में किसी को कुछ पूछना है? आप सब क्या कह रहे हैं?
आप में से किसी को कुछ पूछना है? सर नहीं, पार्टनर्स का टैक्स लायबिलिटी किस पे जाएगा? कंपनी पार्टनरशिप में जाएगा कि पार्टनर्स का जाएगा? सर पार्टनर्स आपने बोला एक वर्ड, पार्टनर्स पे चला गया तो भी मतलब जैसे कि पहले मैं बोलता हूँ पार्टनरशिप पे गया, सॉरी फर्म पे गया, ठीक, फर्म पे जाएगा तो भी उसे पे पार्टनर्स ही करेंगे। और पार्टनर्स अगर आपने वर्ड यूज कर दिया तो भी वहां पे भी पार्टनर्स कर रहे हैं। ओके, तो आप जानते हैं कि जिस चीज से रन होता है उसी के पास जाएगा। तो जो पार्टनरशिप मतलब जिस फॉर्म मतलब जिस नेम से रन हो रहा है, जैसे एबीसी पार्टनरशिप एंड कंपनी या एबीसी पार्टनरशिप एंड फर्म के नाम से चल रहा है, तो उसके नाम पे जाएगा और उसमें जितने पार्टनर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि पार्टनरशिप जो फर्म है वो तो एक तरीके से आर्टिफिशियल है, जो उसको रन करने वाले लोग हैं उसके ऊपर रहेगा और वो उस चीज को पे करेंगे। क्लियर? यस। एनी अदर पर्सन क्वेश्चंस? किसी को पूछना है? अनिल जी कुछ पूछ रहे थे। हाँ जी सर बताइए। सर go अच्छा ahead. ठीक है, हाँ सर बोलिए। सर नेक्स्ट सर बताइए। प्लीज बोलिए। अच्छा ठीक है, मैं अभी ये कह रहा था कि जैसे कि हमने पार्टनरशिप इसका सिलसिले में ले किया है, इसके बाद हम कंपनी मतलब जो भी बेस बता देंगे, जो भी लगेगा नेक्स्ट वाला लेक्चर, लेकिन आप फोन याद दिला देना, मतलब जैसे स्टार्ट करें तो आप उसको याद देना ताकि याद रहे हाँ ये करना है। स्टार्ट होते ही क्लास याद दिला दीजिएगा, उसे देख के फिर पार्टनरशिप में जो सारी चीजें हैं क्वेश्चन बेस्ड टॉपिक आप है वो हम कवर करेंगे। ठीक है, एक बार 1% कंपनी के बारे में आप याद दिला देंगे, फिर उससे स्टार्ट करके कंप्लीट करके फिर जहाँ पे हमने टूल्स किया है उसके आगे continue करेंगे। सर नेक्स्ट टाइम से ना डाइवर्ट ना हो तो ज्यादा बेटर होगा, पहले हम अपना कोर्स पूरा कर लें, उसके बाद कोई भी क्वेरी हो उसके लिए एक क्लास वही सर एक्स्ट्रा रख लें। वही कह रहे हैं सर, नहीं होना ना